नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है फिर से लॉ गाइड में। और अभी तक जो हम लोगों ने दो वीडियोस बनाई हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के यूनिट 1 को लेकर के बनाई हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें। यूनिट 1 पूरी तरीके से हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं एलएलबी में तो उसको ज़रूर देख लें। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे यूनिट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और कोई भी जो हम लोग यूनिट शुरू कर रहे हैं उसमें दो वीडियोस इसलिए आती हैं क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए, काफ़ी लंबा ना हो जाए, इस वजह से उसको दो पार्ट में करना पड़ता है। तो आप लोग बस इसी तरीके से देखते रहिए इसको और अपना तैयारी करते रहिए। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर आपका दिसंबर में होने वाला है। हर हफ्ते हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक पेपर हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। और सिर्फ कंप्लीट करना ही मकसद नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसमें हेडिंग्स और वो सारी चीज़ें देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाएं, आंसर कर पाएं और आप एक अच्छे नंबर से आप फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी का निकालें। ठीक है। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो जॉब में हैं या कह लीजिए कि जिनको टाइम नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने का, तो अगर वो सिर्फ इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो उनका काम इससे हो जाएगा। तो आप अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी जानने वाले लोग हैं जो एलएलबी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको ज़रूर इसको शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब भी करवाइए, नोटिफिकेशन भी ऑन करवाइए ताकि जैसे ही वीडियो पड़ रहा है तुरंत वो उसको देखें। आप इसको सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, जिम के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे, कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए और निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल स्कूल। तो अभी जो हम लोग इस वक्त जो कवर करने वाले हैं वो है ये दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और कल जो रहेगा ये सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, क्रिटिकल लीगल स्कूल, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए और लगातार इसको देखते रहिए। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है इसमें यूनिट 2 में वो ये बनता है, क्रिटिकली एग्जामिन द केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न और इस बार भी हो सकता है आपको देखने को मिलेगा ये। तो अगर आप देखें जो हमारे केल्सन साहब थे, ये केल्सन जी बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, 1881 में इनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज प्रोफेसर ऑफ लॉ एट वियना यूनिवर्सिटी। तो वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एंड ही वाज आल्सो जज ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया फॉर 10 years ड्यूरिंग 1920 to 1930. And he was an eminent professor of political science also in California University when he discovered the pure theory of law. तो इनका काफी कंट्रीब्यूशन था इसमें लॉ में। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है क्या, थोड़ा सा ये देखते हैं। बेसिकली क्या था कि केल्सन डिड नॉट फेवर द वाइडनिंग द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उनका कहना था जूरिस्प्रूडेंस को बहुत ज्यादा इधर उधर वेग उसमें नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि हमें इसको कह लीजिए बहुत ही फोकस रखना चाहिए। तो होता क्या था कि अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जो ये उन्होंने बोला था कि by correlating it with all social sciences rigorously insisted on separation of law from sociology, metaphysics and all other extra legal disciplines. उन्होंने कहा था लॉ को लॉ ही रहने दीजिए, उसको सोशियोलॉजी से अलग रखिए, मेटाफिजिक्स से अलग रखिए, जो एक्स्ट्रा लीगल डिसिप्लिन जितने भी हैं उनसे इसको अलग रखिए, है ना। एंड इट इज क्वाइट ऑफन सेड दैट केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ट्राइड टू रेस्क्यू जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने वेग होने से बचाने की हमेशा कोशिश की उनकी थ्योरी ने। एंड दस एक तरीके से अगर आप देखें तो जो जॉन ऑस्टिन साहब ने 19th सेंचुरी में एक एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कह लीजिए कि जो दिया था उसको इन्होंने सपोर्ट किया था। तो लाइक ऑस्टिन, केल्सन डाइवेस्टेड मॉरल आइडियल और एथिकल एलिमेंट्स फ्रॉम लॉ। उन्होंने इन चीज़ों को हटाया था, जैसे मॉरल आइडियल और एथिकल जो चीज़ें हैं उनको अलग रखिए। एंड ही विश टू क्रिएट अ प्योर साइंस ऑफ लॉ डिवाइड ऑफ ऑल मोरल एंड सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। तो एक तरफ तो इन्होंने ऑस्टिन को फेवर भी किया था, बट एक तरफ इन्होंने रिजेक्ट भी किया था। ही रिजेक्टेड द ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ एज ए कमांड। उन्होंने कहा था कि लॉ एज ए कमांड नहीं हो सकता है, एज इट इंट्रोड्यूसेस सब्जेक्टिव कंसिडरेशन, वेयर एज ही वांटेड लीगल थ्योरी टू बी ऑब्जेक्टिव।
Likewise, he also discards the notion of justice as an essential element of law, because many law, though not just, may still continue as law. ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट्स में, सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, रिवाइवल ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो ऑस्टिन साहब से जो इन्होंने थोड़ा सा उसको कह लीजिए सपोर्ट किया था, ऑब्जेक्टिव लीगल थियोरी की बात इन्होंने की थी। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में, जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला था ए प्योर साइंस ऑफ लॉ। Kelson's theory aims to establish a pure science of law, separate from politics, ethics, sociology and history. ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी कंटेमिनेट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। So he argues that his science of law as pure means properly और improperly भी इन्होंने बोला था। प्योर साइंस का मतलब प्योर जो लॉ है दैट इज प्रॉपरली, और उसको किसी और चीज से कंफ्यूज ना किया जाए। Law properly so called is must be uncontaminated by politics, sociology, ethics and history। इन सब से जो है दूर रहना चाहिए इसको। और लॉज जो है एक तरीके से लॉज ऑटोनॉमी, इट emphasizes the autonomy of law, ऑटोनोमस होना चाहिए, arguing that legal norms are not influenced by external factors, लॉ अनअफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो हर जगह आप देखेंगे इन्होंने एक ही चीज बोली थी कि लॉ को प्योर रहने दिया जाए, उसको कोई और चीज में मिक्स ना किया जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें जो थ्योरी ऑफ केल्सन थी वो टोटली बेस्ड थी कैनेटियन फिलोसफी पे। कैंटियन फिलोसफी क्या थी? उनका ये कहना था हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर रीजन के पीछे कह लीजिए कि एक प्योर रीजन होता है किसी भी चीज के घटना या घटित होने के पीछे। तो कोई लॉ है तो उसके पीछे भी एक कुछ कारण है, ठीक है ना। अब कुछ साइलेंट फीचर्स थे केल्सन्स की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखेंगे। इनका ये कहना था इट रिड्यूसेस द चाउस इन नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, जो नेचुरल लॉ है बेसिकली अगर आप देखें, थियरी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द चाउस एंड कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द सपोर्टर ऑफ नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ के जो सपोर्टर थे जो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो इसका इनकी थ्योरी का एम ये था कि उससे थोड़ा सा इसको अलग किया जाए, भीड़ से थोड़ा सा अलग किया जाए, लॉ को लॉ ही रहने दिया जाए, लॉ एज इट इज वर्सेस लॉ इट टू बी। काफी सारे लोग ऐसे थे कि जो लॉ को बहुत सारी चीजों से अपने नजरिए से देखने लगते थे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इनका ये कहना था कि जो लॉ है वो लॉ एज इट इज रहने दीजिए, तभी वो लॉ रहेगा, ना कि हमारे और आपके चाहने से कि ऐसा होना चाहिए। जो लॉ है वो तो लॉ ही होना चाहिए, लॉ हमारे आपकी मर्जी से या हम कैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लॉ एज इट इज हमें उसको एक्सेप्ट करना है। इनका ये कहना था द थ्योरी कंसीडर्ड लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस नॉट नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस है ना। तो केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज अ थ्योरी ऑफ नॉर्म। कुछ नॉर्म बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उस लॉ यानी कुछ नॉर्मेटिव साइंस है, इट्स नॉट नेचुरल साइंस। कुछ नॉर्म्स हैं ये उसके ऊपर बेस्ड है, तो हम उसको जबरदस्ती नेचुरल की तरफ ना लेकर के जाएं। इट इज फॉर्मल थ्योरी कन्फाइंड टू पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ एज एक्चुअली इन ऑपरेशन। जैसा एक्चुअली है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, वजह इसके कि उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन ना क्रिएट किया जाए। कुछ इम्प्लीकेशंस थे केल्सन्स थ्योरी के, जिसमें अगर आप देखें केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कवर्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट सच एज स्टेट सोवेरेनिटी, प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ, लीगल पर्सनैलिटी एंड राइट्स एंड ड्यूटी। दूसरा था अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ एंड स्टेट एज अ लीगल सिस्टम। उनका ये कहना था कि लॉ एंड स्टेट आर नॉट डिफरेंट बट दे आर इन फैक्ट वन एंड द सेम। केल्सन कॉल्ड देम लीगल सिस्टम, उन्होंने बोला था लॉ एंड स्टेट को। दिस इंक्लूड बोथ स्टेट एंड लॉ, यानी दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही कह लीजिए सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू केल्सन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। कोई अंतर नहीं है पब्लिक और प्राइवेट लॉ में। Kelsen also denies any legal differences between natural and juristic personality. All legal personality is artificial and derives its validity from ground norm. Kelsen does not believe in the existence of individual rights and asserts that legal duties are the essence of law.
इंडिविजुअल राइट्स में नहीं बिलीव करते थे, वो कहते थे लीगल ड्यूटीज जो हैं दीज आर द एसेंस ऑफ द लॉ, वो मेन चीजें हैं लॉ की। अब यहां पे अगर आप देखें तो केल्सन्स थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर दी। अब यहां पे आता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर प्रश्न बनते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैवनी। सैवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। The historical school of jurisprudence emphasizes the origin and development of law, focusing on its evolution through time and its connection to the historical and cultural context in which it arises. अब इसमें देखिएगा कुछ की ज्यूरिस्ट हुए थे, जैसे सर हेनरी मेन मॉन्टेस्क्यू। आप मॉन्टेस्क्यू भी लिख सकते हैं, जो कि 1689 से 1755 के बीच में हुए थे। एंड ही वाज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट हु अडॉप्टेड हिस्टोरिकल मेथड ऑफ परसुइंग the study of legal institution and came to the condition that laws are the creation of climate and local situation. इनका ये कहना था laws जो हैं they are the basically the creation of climate and local situation, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं, उनके द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही हुगो साहब थे, हुगो 1768 से 1844 के बीच में, और इनका ये कहना था कि जैसे लाइक लैंग्वेज, लॉ इज लाइक लैंग्वेज एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल, फॉर्म्स इटसेल्फ एंड डेवलप्स एज सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस। लॉ जो है एक लैंग्वेज की तरह है, जैसे लोगों की भाषाएं और आदतें माहौल पा करके अपने हिसाब से वो बढ़ती हैं, वैसे ही लॉ है। द एसेंस ऑफ लॉ इज इट्स एक्सेप्टेंस, रेगुलेशन एंड ऑब्जर्वेंस बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी लॉ का जो एक्सेप्टेंस है, उनको लोग मानते हैं और अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो ये यही मेन चीज है किसी भी लॉ के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरीके से एडमंड बर्के, जो कि 1729 से 1997 के बीच में हुए, उनका कहना था ही कंसिडर्ड एवोल्यूशन ऑफ लॉ एज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन बिलीफ्स, फेथ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी एज होल। तो अगर आप देखें, सबने अपने अपनी विचारधाराएं यहां पे दी। अब रोल ऑफ सेवनी क्या था वो थोड़ा सा देखते हैं। सेवनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सेवनी का पूरा अगर हम देखें, नाम क्या था इनका, फ्रेडरिक कार्ल वोन सेवनी, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वोक्स जीस थ्योरी। तो जो हमारे ये सेवनी थे, ही वाज बॉर्न एट फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में एक जगह थी, वहां पे ये पैदा हुए थे 1779 में। एंड ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इनको काफी महान माना गया है, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया अपना जूरिस्प्रूडेंस। और इनकी थ्योरी जो एक्सप्लेन की गई, उनका ये कहना था, ये उस समय की बात है, 1814 की बात है, इन द अर्लीस्ट टाइम, जहां पे इन्होंने कहा था लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ, strengthens with the strength of people and finally dies away as the nation lose its nationality। ये इनके वर्ड्स थे कि लॉ ग्रो करता है जैसे लोग ग्रो करते हैं, लॉ लॉ वैसे ही मजबूत होता है जैसे लोग मजबूत होते हैं, और फाइनली वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे कोई नेशन जो है, अपनी नेशनैलिटी अगर खत्म हो जाए किसी की, तो वैसे ही लॉ भी खत्म हो जाता है वहां पे, ठीक है। वोक्स जीस थ्योरी क्या थी? वोक्स जीस थ्योरी, जो सेवनी फर्मली बिलीव करते थे दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट। ये बेसिकली उनका कहना ये था कि ये एक सामान्य जागरूकता है लोगों की, और उनके अपने खुद के जो रहन सहन के तरीके हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से लॉ बनता चला जाता है। तो according to Savni, a law made without taking into consideration the past historical culture and tradition of community is likely to create more confusion rather than solving the problems, because law is not an artificial lifeless mechanical device. The origin of law lies in the popular spirit of the people, which Savni terms as वोक्स जीस। यानी वोक्स जीस थ्योरी क्या है, ध्यान रखिएगा, जो लोगों की सामान्य जागरूकता है एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट, यानी जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट है। और ये हर चीज को लॉ जो कह लीजिए जो बनता है, वो सबकी कंसिडरेशन और हिस्टोरिकल कल्चर ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी का होता है, वो सब चीजों को लेकर के बनता है एज पर 70, ठीक है। ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा वो लॉ। लॉ
जैसे लोगों की लैंग्वेज होती है, लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लॉ विद लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल डेवलप विद एजेस। जैसे कि लोगों का कह लीजिए कि जैसे लैंग्वेज होती है उसी तरीके से लॉ भी निकला हुआ है, ठीक है। ओवर द एजेस अगर आप देख रहे हैं तो जैसे लोग अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं उसी तरीके से ये लॉ भी जो है आगे डेवलप करता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज गवर्न बाय द सेम पावर ऑफ इंटरनल नेसेसिटी एज सिंपल फिनोमेना। जैसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें करते हैं वैसे लॉ भी डेवलप करता है जैसे जैसे रिक्वायर्ड होता है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस। जो शुरुआती दौर का जो लॉ होता है जो डेवलप करता है वो बहुत तेजी से डेवलप करता है। और Savigny stated that in earliest stages law developed spontaneously according to their internal needs of the community, but after the community reaches a certain level of civilization their further development plays a dual role। अगर एक certain level पे जब community develop कर जाती है जैसे लोग develop करते हैं वैसे law भी बहुत तेजी से शुरू में develop करता है, but as a regulation of general national life। लेकिन बाद में क्या होता है जब थोड़ा stabilize हो जाती चीजें तो जो एक रेगुलेशन की तरह ये काम करता है, जो जनरल जो उनकी लाइफ होती है उसको एक डिसिप्लिन की तरह काम करता है, एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन फॉर स्टडी। अकॉर्डिंग टू सैवनी, कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ वाज नॉट डिजायरेबल फॉर इट्स स्मूथ डेवलपमेंट एट दैट टाइम। सैवनी का मानना था कि जो जर्मन लॉ है उसके कोई कोडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये उसके खिलाफ थे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रिटिसिज्म में आएगा। तो लॉ इज कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। लॉ जो है कंटिन्यूअस है एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वोक्स-जीस थ्योरी के, ये आपकी हेडिंग बन जाएगा और उसके में आप लिख देंगे, इसको एलेबोरेट कर देंगे तो बहुत बढ़िया आंसर आपका होगा। तो लॉ इज कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। सैवनी कंसिडर्ड इट्स ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस बाउंड बाय कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स, ठीक है। जो कॉमन कल्चर है और जो बिलीफ्स है उससे बाउंड है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में हैम्पर इट्स कंटिन्यूअस ग्रोथ। उनका कहना था अगर हम कोडिफाई कर देंगे ना तो इससे ग्रोथ रुक जाएगी लॉ की। इट शुड बी रिसोर्टेड टू व्हेन द लीगल सिस्टम हैज फुल्ली डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड। सैवनी जस्टिफाइड, सैवनी ने एक और चीज बोली थी, वो अडॉप्ट करना चाहते थे रोमन लॉ को जर्मन लॉ में, यानी जर्मनी में ही वो रोमन लॉ को एक्सेप्ट अडॉप्ट करना चाहते थे। He considered the Roman law as an inevitable tool for the development of unified system of law in Germany। ठीक है, तो ये इनका मानना था कि हम उस लॉ जो अडॉप्ट कर सकते हैं हम रोमन लॉ को जर्मन लोगों के लिए, और उसको एक बहुत अच्छा हमारे लिए वो टूल हो सकता है, जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म था अगेंस्ट सैवनीज थ्योरी ऑफ लॉ। क्रिटिसिज्म क्या था, ये प्रश्न आता है, ठीक है, जिसमें लोगों ने ये कहा कि इनकंसिस्टेंसीज इन नेशनल एंड यूनिवर्सल लॉ। There are certain inconsistencies which are apparent in Savigny's theory. He emphasized the national character of law, but at the same time suggested a model by which Roman law could be adopted and accepted as the law of Germany। इनका ये कहना था कि भाई एक तरफ तो आप नेशनल कैरेक्टर की बात कर रहे हो कि लॉ एक नेशनल कैरेक्टर है ना, कि भाई जैसे कहते हैं ना लोग ग्रो करेंगे लॉ ग्रो करेगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि रोमन जो है रोमन लॉ को हम अडॉप्ट कर लेते हैं जर्मनी में। तो इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया। द लोकेटेड ओरिजिन ऑफ लॉ इन द वोक्स-जीस थ्योरी इज पॉपुलर conscience, but at the same time asserted that certain customary principle of law had universal application। तो जो कह लीजिए लोगों ने इस चीज को बहुत पसंद नहीं किया, जहां पे जब ये वोक्स-जीस थ्योरी की बात कर रहे थे और साथ ही में रोमन लॉ की बात कर रहे थे, उनका कहना था कि रोमन लॉ में कुछ ऐसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन हैं जो हमारे यहाँ भी बहुत काम की हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और तीसरा जो एक क्रिटिकल एनालिसिस था जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, सैवनी वाज अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो उन्होंने मना किया था, भाई वो अगेंस्ट में थे कोडिफिकेशन के, जो विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। जो आज की डेट में अगर आप देखें तो हर चीज का कोडिफिकेशन हो चुका है। तो इनका कहना था अगर कोडिफिकेशन हो जाएगा तो वो ग्रो नहीं करने देगा, लॉ का डेवलपमेंट नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी। तो लोगों ने अपोज किया, क्योंकि ये सैवनी जी ने अपोज किया था कोडिफिकेशन का, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। इतना ही नहीं, एक सैवनी जी ने ओवरलुक किया था रोल ऑफ लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट।
तो जो इनकी थ्योरी थी सेवनी जी की, हिज थ्योरी नेग्लेक्टेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट इन शेपिंग लीगल सिस्टम। तो इन्होंने इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए भी क्रिटिसाइज हुए थे। प्रेसिडेंट, जैसे हम लोग ने पिछली जो यूनिट 1 हम लोग ने डिस्कस की थी उसमें बात की थी, प्रेसिडेंट का मतलब यही होता है कि जो पहले जुडिशियल डिसीजंस हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में, और वही उसको जो कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हायर कोर्ट ने जब उसको माना है, तो आगे भी अगर उस तरह की घटना होती तो वो एक लॉ की तरह काम करता है और एक तरीके से उसको लॉ मान लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इन चीजों को भी ओवरलुक किया था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो अगर हम देखें शॉर्ट में, एक बार मैं फिर से अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे सीधा सीधा केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पूरी तरीके से डिस्कस की कि क्या है ये, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं केल्सन्स प्योर थ्योरी लॉ की। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें हमने सेवनी जी का रोल देखा। ठीक है, और इसमें अलग अलग कह लीजिए जूरिस्ट थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, हुगो साहब हो गए, एडमंड बर्के हो गए। ठीक है, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा मेनली वो सेवनी के बारे में पूछा जाएगा। वोक्स जिस थ्योरी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। क्रिटिसिज्म जो था सेवनी जी का उसको हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग फिर इसमें जो देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियलिस्ट स्कूल क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो कल काफ़ी चीज़ें रहेंगी और अभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके मित्र लोग अभी काफ़ी परेशान हैं, देखिए लोगों के पास समय नहीं है। लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ तो करना चाहते हैं लेकिन वो इस कारणवश इसमें हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर मिलने को तो लॉ डाइजेस्ट और बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन उससे नहीं समझ में आता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। आपको हेडिंग्स भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप उससे बड़े आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए आप और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अब हम लोग यूनिट 2 शुरू कर चुके हैं, कल यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको जरूर इन वीडियोस को आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।